हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफी कहते कैसे हैं। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसका उद्भव यूनानी ग्रीक शब्द से हुआ है। वो कौन कौन से शब्द हैं? जियो यानी कि जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफियन जिसका मतलब होता है वर्णन करना। मतलब कि ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी की व्याख्या करना। इसके बाद अगर अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल की बात की जाए तो सबसे पहले इसे इरेटोस्थनीज, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने स्थापित किया था। अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल को सबसे पहले किसने स्थापित किया था? तो वो है इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो भी है इरेटोस्थनीज। इनका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। इसके बाद अगर फादर ऑफ ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो वो है हिकेटियस। इसके बाद अगर पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका भी नाम याद रखिएगा। अब भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए हम ये देखते हैं। भूगोल को अगर बांटा जाए तो इन पार्ट्स में बांटा जा सकता है, जैसे कि भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, भारत का भूगोल। इसके बाद अगर बात की जाए कि हम भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम खगोल की ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, इसके बाद जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। ये टॉपिक हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि आर्थिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कृषि पशुपालन एवं मत्स्यन मतलब कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। इसके बाद उद्योग मतलब कि इंडस्ट्री। इसके बाद खनिज व ऊर्जा संसाधन मतलब कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीज़ें हम आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे विश्व की मानव प्रजातियां व जनजातियां मतलब कि रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद जनसंख्या संगठन मतलब कि पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या वृद्धि एवं सिद्धांत। इसके बाद पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, मानव विकास, ये सब हम टॉपिक पढ़ेंगे मानव भूगोल में। इसके बाद अगर विश्व का प्रादेशिक भूगोल की बात की जाए जिसे महाद्वीपीय भूगोल भी कहते हैं, इसमें हम विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जैसे भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का अपवाह तंत्र मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, भारतीय कृषि पशुपालन एवं मत्स्यन, भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग धंधे, भारतीय परिवहन, भारत की जनानिकी या जनसंख्या, भारत की जनजातियाँ। इसके बाद इसमें हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मतलब कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण मतलब कि इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण। ये सब हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इस टॉपिक से आज हम स्टार्ट करते हैं जिसे महाद्वीपीय भूगोल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन महाद्वीपों के पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि महाद्वीप है क्या। एक ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर वाटर बॉडी से जो घिरा हुआ हो मतलब कि वाटर बॉडी से सराउंडेड हो, तो ऐसी लैंड मास को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं द्वीप। और जब यही लैंड मास बड़ा हो जाए तो हम उसे कहते हैं महाद्वीप। मतलब कि अगर कोई ऐसा लैंड मास या स्थल खंड जो चारों ओर से वाटर बॉडीज मतलब कि जलीय भाग से घिरा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं द्वीप।
और यही लैंड मास अगर बड़ा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं महाद्वीप। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये बैगना महोदय थे, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही महाद्वीप और महासागर की सबसे पहले स्पष्ट व्याख्या की थी और यही स्पष्ट व्याख्या करने में सफल हुए थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश थे वो आपस में जुड़े हुए थे, जो एक महान स्थलखंड पेंजिया के रूप में विद्यमान था, और इस पेंजिया के चारों ओर भी एक विशाल सागर था जिसे पैंथालासा कहा गया। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मिलकर इस स्थलखंड के दक्षिणी भाग थे, इसी जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसके बाद उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया इस स्थलखंड के उत्तरी भाग थे जिन्हें अंगारा लैंड या लॉवेशिया कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और इन्हीं दोनों खंडों के बीच में एक सागर स्थित था जिसका नाम था टेथिस सागर। ये भी नाम याद रखिएगा। बाकी जब हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में बताएंगे ये पेंजिया, पैंथालासा, इन सब के बारे में। अब महाद्वीपों का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पृथ्वी के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी की कुल सतह की बात की जाए, मतलब कि कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 51,72,000 वर्ग किलोमीटर, या इसको हम कह सकते हैं 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या इसको कह सकते हैं 197 मतलब 197 मिलियन वर्ग मील। उसको आप याद रखिएगा। अगर कुल सतह की बात की जाए, पृथ्वी की कुल सतह की, सतह मतलब जिसमें स्थल प्लस वाटर मतलब कि जलीय दोनों भाग इंक्लूड हो। पृथ्वी की कुल सतह का मतलब होता है जिसमें स्थल का भाग और जलीय भाग दोनों इंक्लूड हो। इसके बाद पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? एक स्थल भाग और एक जलीय भाग। स्थल भाग की बात की जाए तो वो पृथ्वी की कुल सतह का कितना है, तो वो है 14,89,40,000 वर्ग किलोमीटर, और इसे अगर हम मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो वो है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसमें परसेंट में बात की जाए कि पृथ्वी की कुल सतह का स्थल भाग कितना है, तो वो है 29.2%, मतलब कि लगभग में 29%। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर जलीय भाग की बात की जाए पृथ्वी के, तो वो है 36,11,32,000 वर्ग किलोमीटर, और इसे अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाए तो वो है 361, और अगर परसेंट में पूछा जाए तो वो है 70.8%, मतलब कि लगभग में 71%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का स्थल भाग है वो है लगभग 1/3, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो है लगभग 2/3। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय भाग 7 विशाल भूखंडों में बटा हुआ है जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय भाग 7 ब्लॉक्स में डिवाइड है जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। इसमें अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है एशिया। अब हम एशिया महाद्वीप को मैप से देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है, सबसे बड़ा है एशिया, इसी में अपना भारत भी है। इसके बाद है आपका अफ्रीका, इसके बाद है उत्तर अमेरिका, इसके बाद दक्षिण अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका जो कि पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, इसके बाद यूरोप जो कि एशिया से ही लगा हुआ है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब पहले स्थान पर है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ये पृथ्वी के कुल धरातलीय भाग का लगभग 30% है, मतलब कि 29.9% भी बोल सकते हैं, 30% है कुल धरातलीय भाग, मतलब टोटल लैंड मास। इसके बाद अगर पृथ्वी की कुल सतह की बात की जाए
मतलब कि टोटल सरफेस जिसमें लैंड और वाटर दोनों इंक्लूड होता है, तो वो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 8.7% है। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद एशिया की जनसंख्या की बात की जाए तो वो है 446.27 करोड़, या इसे बोल सकते हैं 4.6 बिलियन। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम अब एशिया के बड़े देशों की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो कौन कौन से हैं इनको भी देखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 तो याद रखना ही है। तो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के बड़े देश हैं। पहला है रूस का साइबेरिया प्रदेश, उसके बाद चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की। आप सोच रहे होंगे रूस यहाँ पर कैसे आ गया। तो रूस वैसे तो राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से रूस का एक हिस्सा मतलब जो साइबेरिया है वो एशिया का पार्ट है, मतलब एशिया में पड़ता है, और एशिया में भी वो उत्तर एशिया में पड़ता है। इसीलिए अगर ऑप्शन में आपके साइबेरिया मिलेगा क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के बड़े देश में, तो हम उसे ही टिक करेंगे। लेकिन अगर साइबेरिया नहीं है और रूस है, तो फिर हम चीन को टिक करेंगे। मतलब कि अगर साइबेरिया होगा तो साइबेरिया को टिक करेंगे, और अगर साइबेरिया नहीं है तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा देश चीन है, उसको टिक करेंगे। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं रूस, चीन, भारत को जैसे देख रहे हैं आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान 30वें नंबर पे है। ऐसे ही शायद आपको पता होगा कि विश्व के संदर्भ में भारत का जो स्थान है वो है 7वां विश्व के संदर्भ में। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर जनसंख्या के अनुसार एशिया के बड़े देश की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर है चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ईरान, टर्की या तुर्की। इसमें से आपको 4 तो याद रखना ही है बड़े देशों में, क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी। और अगर सब पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर एशिया के छोटे देशों की बात की जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के छोटे देश कौन कौन से हैं। तो पहला मालदीव, दूसरा सिंगापुर, तीसरा बहरीन, चौथा ब्रुनेई, 5वां साइप्रस। इसके बाद जनसंख्या के अनुसार एशिया के छोटे देश कौन से हैं। मालदीव, ब्रुनेई, भूटान, तिमोर लिस्ते, पूर्वी तिमोर और बहरीन। इसमें आपको क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का छोटा देश देख रहे हैं वो भी मालदीव है, और जनसंख्या के अनुसार आप देख रहे हैं एशिया का छोटा देश कौन सा है, मालदीव। तो इसमें पहला तो याद आपको रखना ही है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और पढ़ते चलिएगा। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब पर एशिया की अवस्थिति, मतलब कि लोकेशन ऑफ एशिया ऑन द ग्लोब। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से एशिया कहाँ तक फैला हुआ है ये हम देखेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं ग्लोब होता क्या है। पृथ्वी का प्रतिरूप या उसके मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। अगर ग्लोब की बात की जाए तो ये किसी भी देश की प्लेस आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। अगर इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन खींची जाती है ग्लोब पर, तो इन्हें हम बोलते हैं देशांतर, मतलब कि लॉन्गिट्यूड। और इस तरीके से ग्लोब पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम बोलते हैं अक्षांश। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है। इसी प्रकार अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बटी हुई है। मतलब कि अगर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो देशांतर, और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो अक्षांश। इतना आप याद रखिएगा। बाकी जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण एशिया के मुख्य भूमि का विस्तार 77 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 1 डिग्री 16 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, मतलब लैटिट्यूड्स के बीच में है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसके बाद अगर जब इंडोनेशिया के विविध द्वीप समूह को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब कि आइलैंड को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो एशिया की दक्षिणी सीमा का विस्तार 10 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक पहुंच जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये जो है वो मेनलैंड है, मतलब कि मुख्य भूमि है। यहाँ तक अगर विस्तार देखा जाए तो 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। लेकिन जब इंडोनेशिया के आइलैंड को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इसकी दक्षिण सीमा का विस्तार 10 डिग्री 50
मिनट दक्षिणी अक्षांश तक पहुंच जाता है। जैसे कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत को अगर देखा जाए, भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इसके बाद अगर इसके द्वीप समूह को भी सम्मिलित कर लिया जाए भारत के, तो इसका दक्षिणतम सिवा इंदिरा पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही अगर इंडोनेशिया के विविध द्वीप समूह को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये और नीचे तक पहुंच जाता है, मतलब कि 10 डिग्री 50 मिनट साउथ तक ये पहुंच जाता है। अतः जो इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों जो विषुवत रेखा के दक्षिण में अवस्थित हैं को छोड़कर लगभग संपूर्ण एशिया उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब कि अगर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं उनको छोड़ दिया जाए तो एशिया पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए, इसको अगर मैप से देखें तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है इक्वेटर लाइन। तो लगभग इसके ऊपर की बात हो रही है, मतलब कि 77 डिग्री 43 मिनट, मतलब कि यहाँ से, और 1 डिग्री 16 मिनट मतलब लगभग में यहाँ तक फैला हुआ है। और अगर इसके विभिन्न द्वीप मतलब इंडोनेशिया के द्वीप को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसकी दक्षिणतम सीमा का विस्तार कितना पहुंच जाता है, 10 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक पहुंच जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये यहाँ से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं एशिया से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा, और 0 डिग्री इक्वेटर जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। ये तीनों अक्षांश रेखाएं हैं। अगर इन अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो जैसा कि शायद आपको पता भी होगा, ये ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जिसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। इसके बाद अगर दक्षिण में बात की जाए तो ये है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और ये है 66.5 डिग्री साउथ, और ये है अंटार्कटिका। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो एशिया है वो सभी ताप कटिबंधों में विस्तृत है, मतलब कि सारे हीट जोन में वो फैला हुआ है। उष्ण मतलब कि ट्रॉपिकल, शीतोष्ण मतलब कि टेम्परेट, और शीत मतलब कि फ्रिजिड। इसके बाद एशिया के वे देश जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो वो है मालदीव और इंडोनेशिया। इसको आप मैप से भी देख सकते हैं। जैसे कि ये है इक्वेटर लाइन, अगर अफ्रीका के पार्ट को छोड़ दें तो ये है मालदीव और इंडोनेशिया जो जहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया के वो देश जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है तो मालदीव और इंडोनेशिया, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एशिया के वे देश जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वो है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम और ताइवान। और आर्कटिक वृत्त की बात की जाए, जैसे हमने बताया 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो जो आर्कटिक वृत्त है वो साइबेरिया से होकर गुजरता है। जैसे कि आप इसको मैप में भी देख सकते हैं, ये है आपकी कर्क रेखा, और यहाँ पर हमने जो देश बताए आपको सऊदी अरब से स्टार्ट करना हो, इसको मार्क कर लीजिएगा, और यहाँ होगा ताइवान, तो इनको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ जहाँ साइबेरिया है, जहाँ से साइबेरिया गुजरता है। इसके बाद जैसे हमने आपको एशिया का अक्षांशीय विस्तार बताया था, ऐसी देशांतीय विस्तार भी देख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार जैसे हम बता चुके हैं। इसके बाद देशांतर की बात की जाए, मतलब कि लॉन्गिट्यूड, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट से 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। इसको भी आप याद रखिएगा। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से एशिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम एशिया के छोर या सिरे की बात करें, मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एशिया, तो एशिया का सबसे उत्तरी सिरा कौन सा है, तो वो है कैप फिलिजली, जो कि प्रिंस वुडोल्फ द्वीप में है, रशिया में, 81 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ में। इसके बाद एशिया के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है पमाना आइलैंड में, इंडोनेशिया में, 11 डिग्री साउथ में। इसके बाद पश्चिमी सिरे की बात करें तो वो है कैप बावा तुर्की में, 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में।
इसके बाद अगर पूर्वी सिरे की बात करें तो वो है बिग डायोमोड, जो कि रशिया में है 169 डिग्री 3 मिनट वेस्ट में। इसके बाद अगर एशिया के मुख्य भूमि की बात करें, अगर जैसे भारत की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का सिरा है वो है कन्याकुमारी। और अगर दक्षिणतम सिरे की बात करें, सबसे दक्षिणतम सिरा, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जब हम आइलैंड यानी द्वीप को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर एशिया की मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का उत्तरी सिरे की बात की जाए तो वो है कैप चेलुस्किन, जो रूस में है, रशिया में है। इसके बाद अगर एशिया के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, मतलब मुख्य भूमि का, तो वो है ताजुंग पियाई, मलेशिया में। इसके बाद अगर एशिया की मुख्य भूमि के पश्चिम सिरे की बात की जाए तो वो है कैप बाबा तुर्की। और अगर मुख्य भूमि के पश्चिम पूर्वी सिरे की बात की जाए तो वो है कैप डेजनेव। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद ईस्ट वेस्ट का अगर एक्सटेंशन देखा जाए एशिया का, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, तो वो है 9,650 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखा जाए तो वो है 6,440 किलोमीटर। मतलब कि जैसा आप देख रहे होंगे एशिया का जो फैलाव है वो पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप के द्वीपों के सागर तटों की लंबाई को छोड़कर इसका जो समुद्री तट है वो है 6,900 किलोमीटर। मतलब कि केवल मुख्य भूमि के अगर लें और द्वीपों के सागर तटों की लंबाई को छोड़ दें तो इसका समुद्री तट जो है वो है 6,900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं एशिया के राजनीतिक प्रदेश, मतलब कि पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अगर 2017 की यूएन रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो एशिया में देशों की कुल संख्या 48 है। इसको याद रखिएगा। यूएन के अनुसार रूस को राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग माना जाता है। यूएन ताइवान, हांगकांग और मकाऊ, मतलब इन तीनों जो देश अधीनस्थ राष्ट्र हैं इनको भी मान्यता प्रदान करता है, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ को। अधीनस्थ राष्ट्र कौन से होते हैं? तो कोई ऐसा लैंड पार्ट जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है लेकिन पॉलिटिकली इस पर कंट्रोल किसी और का है। जैसे हांगकांग की अगर बात की जाए तो इस पर पॉलिटिकली जो कंट्रोल है वो चाइना का है, तो इसे बोलते हैं अधीनस्थ राष्ट्र। इसके बाद अध्ययन की सुविधा के लिए इस विशाल महाद्वीप को निम्नलिखित 6 राजनीतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है दक्षिण एशिया, तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे? तो वो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान जैसे देश इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद दक्षिण एशिया के इन 8 देशों का एक आर्थिक एवं राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन है जिसे सार्क या दक्षेस के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दक्षेस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान नवीनतम 8वां सदस्य बना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नवीनतम 8वां सदस्य कौन सा बना है, तो वो है अफगानिस्तान। और सार्क का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके बाद अगर पश्चिम एशिया की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सीरिया, ओमान, तुर्की, कतर, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देश शामिल है। यूरोपियों ने इस क्षेत्र को मध्य पूर्व की संज्ञा दी है क्योंकि यह यूरोप के पूर्व में है और एशिया के मध्य में स्थित है। इसको आप मैप से देखते चलिएगा। जैसे कि आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, ये है साउदर्न एशिया और ये है वेस्टर्न एशिया। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो वो है मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई और इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। अगर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात की जाए तो इसका भी एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप, आसियान को, जिसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश सम्मिलित हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आसियान में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसको भी आप मैप से देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया को। ये है साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद अगर ईस्ट एशिया की बात की जाए तो इसके अंतर्गत चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश सम्मिलित हैं।
इसके बाद उत्तरी एशिया, इसके अंतर्गत साइबेरिया का प्रदेश और रूस का सुदूर पूर्वी भाग सम्मिलित है। साइबेरिया राजनीतिक रूप से रूस का एक विशाल प्रदेश है, जैसा कि मैं आपको बताया था, लेकिन भौगोलिक रूप से उत्तर एशिया का अधिकांश भाग है, इसीलिए उत्तरी एशिया को साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। और साइबेरिया के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 134 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर मध्य एशिया की बात की जाए, मतलब सेंट्रल एशिया की, तो इसके अंतर्गत अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इनको आप याद रखिएगा और इसको मैप में भी अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया 6 राजनीतिक प्रदेशों में बांटा गया है, नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया। जैसे आप देख रहे हैं 6 पॉलिटिकल डिवीज़न में बटा हुआ है, तो इनको आप जो जो देश बताए हैं उनको मार्क कर लीजिएगा।